गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बेटा आज की क्लास थोड़ी छोटी ही क्लास होगी, 1.25 घंटे के आसपास की। अच्छा, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? एक तो हाइपरबोला को आज फिनिश करेंगे, और इलिप्स की जो प्रॉब्लम्स आप कर रहे थे, आज मैं डाउट्स नहीं लेंगे, है ना? डाउट्स नहीं डिस्कस करेंगे। बेसिकली हाइपरबोला खत्म कर देते हैं, सो दैट ये पूरा समराइज हो जाए, तो डाउट की क्लास में ही डाउट लेते हैं रेगुलर। ठीक है, तो ओके 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 ओके। तो एक तो क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे सबके साथ, तो क्वेश्चन मैं एंड में डिस्कस कर देता हूँ एक ही साथ में, तो इस पर भी एक प्रॉब्लम आएगी। ओके, अभी चेक देख लेता हूँ, अगर अच्छा देख लेता हूँ जस्ट थोड़ा। आई गॉट इट। Now check it. Is it fine now? ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो लेट्स टॉक ऑफ हाइपरबोला, है ना? आपने ये तो देखा है कि कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन यूनिफॉर्म है। सारे कोनिक सेक्शन की एक ही डेफिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। जो आप उसको डिस्क्राइब करते हैं तो एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई। एक ही ये बात याद रखनी है आपको कि एस पी ओवर पी एम इज इक्वल टू ई, और ई की वैल्यूज चेंज होती हैं तो कोनिक चेंज होता है। तो यहां पर भी अगर कोई बोले कि हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप वही बोलेंगे कि लोकस ऑफ अ पॉइंट P which moves so that the ratio of its distances from two fixed point focus S, one fixed point focus S and a fixed line directrix D remains constant, and this constant is called eccentricity of hyperbola, which is to be greater than 1. In this case it is greater than 1. In earlier case it was less than 1 in case of ellipse. In case of parabola it was 1, and in case of circle it was 0. In case of ellipse it was varying between 0 to 1 for different ellipse. अब E1 से बड़ा होना चाहिए तो हाइपरबोला होगा। जैसे अगर एक क्वेश्चन दो और मैं बोलूं कि इसको आइडेंटिफाई करो, तो जस्ट इसी के बेसिस पर जैसा इलिप्स में एक क्वेश्चन आपने किया था उसी तरह से यहाँ पर भी कर सकते हैं। द इक्वेशन 4 into x minus 1 whole square plus 4 into y minus 5 whole square equal to 8x minus y plus 1 0 whole square। तो आप इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा कि एक लाइन है, इसको क्या करो 4 से डिवाइड कर दिया आपने, इधर भी 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया तुम्हारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर आपने डिस्टेंस फार्मूला लाने के लिए रूट ले लिया दोनों साइड में, तो आपके पास आया स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया तुम्हारा रूट 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस 1, और इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और रूट 2 से डिवाइड कर दिया, तो फाइनली आपके पास जो सिचुएशन आ रही है वो बिल्कुल उसी फॉर्म में है, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 ओवर रूट 2। अब अगर कोई एक पॉइंट है और ये हमारा x माइनस वाई प्लस 1 0 लाइन है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, और फोकस मान लो है 1,1, ये फोकस है, तो फोकस भी आपको दिख रहा है, डायरेक्ट्रिक्स भी विजिबल है। अब बोल क्या रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक पॉइंट कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रहा है कि उसका डिस्टेंस फोकस से x, y पॉइंट है s, सॉरी p, और ये s है, और ये डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस pm। तो आपको क्या दिख रहा है, दिस इज sp, देख लो 1,5 है,
x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। तो ये लेंथ जो है वो SP है, ये यहाँ पर, और ये PM इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस x माइनस वाई प्लस 1/√2, ये हो गया PM, और SP इज इक्वल टू 2PM आ गया। डेफिनेशन बोलती है कि SP इज इक्वल टू EPM। If you compare the definition of general conic with this information, तो आपको कंपेयर करके eccentricity E की वैल्यू क्या आ रही है 2, which is greater than 1, so clearly it is this locus is a hyperbola. This locus represent hyperbola with focus 1,5, eccentricity 2, डायरेक्ट्रिक्स दिस, तो आपको ये क्लियर आइडेंटिफाई हो गया। जस्ट ऐसा ही इलिप्स में इक्वेशन किया था। तो ये डेफिनेशन है हाइपरबोला की। अब हाइपरबोला की डेफिनेशन समझ में आ गई। तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला क्या है? आपको पूरा हाइपरबोला पढ़ते समय आपको कंटिन्यूअसली ये रियलाइज होगा कि आप इलिप्स ही पढ़ रहे हो, बस माइनर चेंजेस हैं, माइनर चेंजेस से इलिप्स हाइपरबोला हो जाएगा। कुछ बिकॉज उसका शेप चेंज होगा, इसलिए उसके अंदर कुछ और नई प्रॉपर्टीज, नई कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, तो देखते हैं। तो गोइंग टू लिखेंगे स्टैंडर्ड डेफिनेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसा मैंने बताया कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को एज्यूम करके स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में आप सबसे पहले ऐसे सोचो कि हम चाहते हैं एक हाइपरबोला जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस हो। तो ये कोऑर्डिनेट फ्रेम है। इस कोऑर्डिनेट फ्रेम में मैंने एक पॉइंट ले लिया, जस्ट लाइक जैसा इलिप्स में लिया था वैसे ही लिया, A0। A0 कोई पॉइंट है, मान लो यहां है A0, कैपिटल A पॉइंट है। कोऑर्डिनेट क्या है? A,0। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप याद रखना एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से बड़ी। वेयर इज AE,0? AE,0 किधर होगा? इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में AE,0 राइट में होगा, बिकॉज E 1 से बड़ा है। तो मैंने बोला कि लेट्स से दिस इज AE,0, AE,0, and we call it focus. And where is A by E,0? A upon E,0 कहाँ होगा? लेफ्ट में होगा। A पॉइंट और ओरिजिन के बीच में कहीं होगा, मान लो ये, और इसको हम Z बोल रहे हैं, Z, A by E,0। तो if focus has coordinate AE,0 and directrix be a line perpendicular to axis, मतलब x axis, x is equal to A upon E. तो let us draw the line x equal to A by E। लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, डायरेक्ट्रिक्स को ड्रॉ कर देते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स ऐसी एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई और ये फोकस हो गया। मैंने ये बात क्यों करी, देखो ध्यान से। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, AZ क्या है? AZ, तो आप देखोगे कि AZ इज A माइनस A बाई E, क्योंकि हाँ ये सेपरेशन A है और ये सेपरेशन A बाई E है। तो A में से A बाई E सब्ट्रैक्ट किया तो AZ आ गई, ये डिस्टेंस आ गई। पॉइंट A का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से आ गया। अच्छा, पॉइंट A का डिस्टेंस फोकस से क्या है? AS क्या है? AS, तो ये आ रहा है A बाई E ना, AE माइनस A। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। ये वाला क्या है? ये वाला था AE माइनस A अपॉन E। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि AS अपॉन AZ इज इक्वल टू E है।
SP अपॉन PME होता है, दिस implies P lies on the conic, P lies on conic। इसका मतलब हमने बोला कि जो कोनिक को हम अभी ट्रेस करने जा रहे हैं उस पर A लाई करेगा, मतलब हमारा कोनिक इस पॉइंट से पास करेगा। और मान लो हमने कोनिक ड्रॉ कर दिया एक ऐसे ही रफली, बिना समझे हुए कि क्या एक्चुअली आएगा, लेट्स अज्यूम इट। ये मान लो ऐसा एक कर्व कोई आ रहा है, तो ये कोनिक है, ए से पास करेगा, ये हम जस्टिफाई कर चुके हैं। अब मान लो इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं पी, पी पॉइंट लिया, h, k उसका कोऑर्डिनेट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि SP और PM कैलकुलेट करेंगे। ये P पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस SP और P पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस PM, दिस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। हाँ जी, ये कितना है, ये डिस्टेंस क्या है, अरे बता दो, h है, बिल्कुल सही, h है। और ये डिस्टेंस A/E है, तो PM क्या हुआ, PM h minus A/E। तो हाँ जी, एज पर फिगर, तो आप फिगर जरूर ड्रॉ करेंगे, उसी के करस्पॉन्डिंग सारा चीज डिस्कस हो रहा है। तो PM तुम्हारा हो गया h माइनस A/E, और फोकल डिस्टेंस EPM क्या हो गया, देयरफॉर E टाइम्स PM क्या हो जाएगा, E times PM will be E times h minus A/E, and therefore it becomes EH minus A, E times PM। अगर आप रिकॉल करो तो इलिप्स में, इन इलिप्स इट वाज A minus EH, here it is EH minus A। तो जस्ट इलिप्स का जैसा ही रिलेशन मिलेगा, थोड़ा सा अल्टर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, EH माइनस ए है, तो फोकल डिस्टेंस का फार्मूला आ गया आपका, है ना। तो फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, मतलब डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। सो फोकल डिस्टेंस हमारा P पॉइंट का क्या आया, तो P पॉइंट का फोकल डिस्टेंस आ गया SP, which is equal to EPM and it is equal to EH minus A। ये हमने कंक्लूड किया। इसमें कोई डाउट है तो बोल दो, यहां तक बात समझ में आ गई। now as we have coordinates of S and P both, इसका कोऑर्डिनेट भी हमें पता है, इसका कोऑर्डिनेट भी पता है, तो SP तो हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक बात आ गई। एंड SP देयरफॉर रूट ऑफ SP क्या है, SP है h माइनस AE होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू EH माइनस A होल स्क्वायर। Therefore h square plus A square E square minus 2AEH plus K square, squaring both side, इसका होल स्क्वायर किया ना, SP EPM है, तो SP स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर PM स्क्वायर, तो EH माइनस A का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ गया तुम्हारा क्या, E स्क्वायर H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AEH। तो ये जो रिलेशन आया SP इक्वल टू EH माइनस A, इसी को हमने स्क्वायर किया, तब ये आया, फिर ये आया। यहां से देखो तो एक टर्म कैंसिल हो रहा है, एंड यू विल, यही टर्म इलिप्स के लोकस करते समय भी कैंसिल हुआ था। अब h स्क्वायर के साथ आ रहा है 1 माइनस E स्क्वायर, एज यू टेक दिस टर्म टू लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप लेफ्ट में ले गए तो इसी तरह से ये वाला टर्म को राइट में ले गए, कांस्टेंट वाले को, प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर। If you divide by A square into 1 minus E square, you will get H square upon A square plus K square upon A square into 1 minus E square is equal to 1। तो सेम
एग्जैक्टली सिमिलर इक्वेशन हमें इलिप्स में मिला था, सेम, आप चेक करके देख लेना। फर्क क्या है? फर्क ये है कि अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव नहीं रही, where a square into 1 minus e square is negative, क्योंकि e की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो a square into e square minus 1 is positive, and therefore let us assume a square into e square minus 1 को b square मान लो। let, अगर इसको b square assume किया तो ये चीज माइनस b square हो गई, तो यहां से आ गया h square upon a square माइनस k square upon b square इक्वल टू 1। अब जैसे h को x लिख दो और k को y लिख दो, तो एज यूजुअल ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होके बनेगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया? क्या इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या? 3 बातें आई। एक इक्वेशन आ गया हाइपरबोला का x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर नेगेटिव माइनस b स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इलिप्स में प्लस था, यहाँ माइनस है। वेयर, और क्या आया? जहां पर एक बात आई कि b स्क्वायर क्या है, तो b स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर टाइम्स e स्क्वायर माइनस 1 है। 1 माइनस e स्क्वायर वहां होता था, यहाँ e स्क्वायर माइनस 1 है। तो यहां से आएगा कि e स्क्वायर माइनस 1 जो होगा वो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा, नो, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर होगा। b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो e स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो e क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। याद आया? इलिप्स में क्या होता था? इलिप्स में 1 माइनस होता था, इसलिए उसकी एक्सेंट्रिसिटी 1 से कम होती थी। ये इसकी एक्सेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होगी, होना भी चाहिए। तो ये यहाँ दिख भी रहा है कि एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज ग्रेटर देन 1। तो ये इक्वेशन हो गया, ये एक्सेंट्रिसिटी ए और बी में रिलेशन हो गया, और ये हो गया एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। यहां तक सारी बातें समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो अब इसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरबोला करके सारी बातों को समराइज करेंगे। तो लेट्स समराइज एवरीथिंग इंक्लूडिंग द ट्रेसिंग, कि ग्राफ कैसा होगा और उसकी और क्या क्या प्रॉपर्टी, जस्ट लाइक इलिप्स होगा एकदम, बिल्कुल हर चीज में आपको इलिप्स नजर आएगा। इलिप्स का प्रॉपर्टीज रिवाइज होगी एक तरह से, ऐसा मान लो। तो ये सारा डिस्कशन क्लियर हो गया। A0 फोकस है, x इक्वल टू a बाई डायरेक्ट्रिक्स है। तो कोऑर्डिनेट्स वही हैं जो वहां होते थे, फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, और उससे हमें एक फोकल डिस्टेंस का मिला EH माइनस ए। फर्स्ट फोकस, एक फोकल डिस्टेंस मिली, बिकॉज यहाँ भी सिमेट्री है x में और y में, इसलिए 2 फोकस और 2 फोकल डिस्टेंसेस यहाँ भी मिलेंगी। तो ये सारा कैलकुलेशन करके हमने फाइनल आंसर निकाल दिया। सिमेट्री लिखते जाइए। ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, hence there should be 2 foci and 2 directrices। तो फोकस 2 होने चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स 2 होनी चाहिए, जस्ट लाइक इलिप्स। इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, x इक्वल टू 0 पुट करो इक्वेशन में, सॉरी y को 0 पुट करो, x एक्सिस का इक्वेशन होता है y 0, तो x की 2 वैल्यू आई प्लस माइनस ए, मतलब x एक्सिस को ये कर्व 2 बार कट करेगा, एक बार कैपिटल a 0 पर कट करेगा, अदर नेक्स्ट a डैश माइनस a 0 पे कट करेगा। तो a डैश आ गया ना, a डैश मतलब एक इधर भी आएगा, यहाँ ये अगर ओरिजिन है तो यहाँ से एक डायरेक्ट्रिक्स इधर आएगी, सॉरी देयर विल बी वन मोर डायरेक्ट्रिक्स, अभी अलग से ड्रॉ करेंगे, अभी समझो सिर्फ। और यहाँ पर एक वर्टेक्स और आएगा a डैश माइनस a 0, और एक ग्राफ इसका इधर भी ऐसे करेगा ऐसे, तो ये है माइनस a 0, और इसका फोकस भी एक और आएगा यहाँ पर s डैश माइनस a 0, ये ए डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू नेगेटिव a, तो बैक टू बैक 2 कर्व आएंगे ऐसे, है ना। इंटरसेक्शन विद
वाई एक्सिस, मतलब ए डैश को क्या बोलते हैं, हाँ ये लिख दो, ए डैश का लेंथ क्या है 2a, एंड इक्वेशन तो क्या है, इक्वेशन इज y इक्वल टू 0 एंड इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको मेजर एक्सिस नहीं बोलते क्योंकि यहां पर लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बड़ा है या बी बड़ा है या बी बड़ा है या ए छोटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे सिर्फ मतलब कि इक्वेशन का ओरिएंटेशन जो है वो ए और बी के साइज से इंडिपेंडेंट है, इसलिए मेजर और माइनर का कोई भेदभाव नहीं है, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इसको इस वाली एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। और जब वाई एक्सिस के साथ इसका इंटरसेक्शन देखेंगे, इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस, सोचो क्या आ रहा है, आ रहा है कुछ, तो वाई एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0 पुट करो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में, तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से आएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी आयोटा, इमेजिनरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब नो रियल इंटरसेक्शन, नो रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम यहां पर इसके वजह से हम क्या बोलते हैं वो मेंशन करो। तो लेट मी टेल यू, पहले यहां तक सारा देख लो। इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस हमने किया और आया नॉन रियल। नॉन रियल का मतलब क्या है कि वाई एक्सिस को रियली में कर्व मीट नहीं कर रहा है। तो ये इमेजिनरी इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि देयर आर 2 पॉइंट्स which are b unit away from origin, एक मान लो ये है 0, b और एक नीचे है 0, माइनस b, b डैश, and the curve meets these 2 points, on imaginary axis। मतलब नॉन रियल इंटरसेक्शन का मतलब है कि कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है बट वो रियल एक्सिस में, रियल प्लेन में नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, इमेजिनरी प्लेन में शायद इंटरसेक्ट कर रहा है, शायद मतलब कर रहा है, इसीलिए हमें ये 2 रूट मिल रहे हैं। तो जो इमेजिनरी इंटरसेक्शंस होंगे ना वो दिखेंगे नहीं आपको, रियल स्पेस में नहीं दिखेंगे। तो हम बी डैश को यहां मानते हैं एक्सिस, एक्सिस इसलिए मानते हैं क्योंकि सिमेट्री तो है, बी डैश लाइन के अबाउट भी सिमेट्री है, इधर में एक डायरेक्ट्रिक्स है और यहाँ पर ऐसा एक ग्राफ इधर भी आएगा इसका। तो एक्सिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, तो दिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, और इस लाइन को, इस बी डैश को हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस के बजाय कॉन्जुगेट एक्सिस नेम देते हैं। तो बी डैश जिसका लेंथ क्या है, लेंथ है 2b, और इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0 इज termed as conjugate axis of hyperbola। conjugate वर्ड सिर्फ ये बताने के लिए है कि भाई ये रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है। तो आप इसको रियल इंटरसेक्शन मत ट्रीट करना, बी आयोटा एंड माइनस बी आयोटा का सिग्निफिकेंस है कि ये कॉन्जुगेट एक्सिस है, नॉन रियल इंटरसेक्शन है इससे। एनीवे, तो सिमेट्री समझ में आ गई कि चारों क्वाड्रेंट में ग्राफ सिमेट्रिक होगा, क्योंकि x में भी इवन है, y में भी इवन है, तो इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट 4 क्वाड्रेंट्स। ये भी सेंट्रल कोनिक होगा। तो सारी बातें जो इलिप्स के लिए बोली यहाँ भी है, वैलिड है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब सारी प्रॉपर्टी को हम लोग एक जगह समराइज कर रहे हैं, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। The point of intersection of transverse axis
एंड कॉन्जुगेट एक्सिस इज कॉल्ड सेंटर। तो जहां पर ये ट्रांसवर्स एक्सिस और ये कॉन्जुगेट एक्सिस मीट करती है 0 0, ये सेंटर है हाइपरबोला। तो लेट अस चेंज द स्लाइड चेंज करें। यहां तक सारी बातें क्लियर है? यस सर। तो ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला में जो जो बातें हमने कैलकुलेट कर ली, ये है इक्वेशन, ये है एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला। ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ अब मेरे साथ साथ बनाओ आप अलग से, ठीक है? तो जस्ट ड्रॉ लाइक दिस, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये ऐसे ड्रॉ कर दो, यहाँ से यहाँ पर एक एक्सेंट्रिसिटी आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, एक डायरेक्ट्रिक्स उतने डिस्टेंस लेफ्ट में है, फिर डायरेक्ट्रिक्स के पास और फोकस से दूर मेंटेन करते हुए ऐसा एक कर्व होगा, और एग्जैक्टली इसी तरह से सिमेट्रिक एक इधर भी एक कर्व होगा ऐसा, और ये फोकस होगा S2, ये होगा S1, S1 का A0 है, S2 का -A0 है। अब साथ के साथ ये डायग्राम ड्रॉ करते जाओ आप सभी। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो यहाँ लिख देंगे TA, और ये कॉन्जुगेट एक्सिस है, तो यहाँ लिख देंगे CA। ये D1 डायरेक्ट्रिक्स है, ये D2 डायरेक्ट्रिक्स है। इक्वेशन है x = A/E, इसका इक्वेशन है x = -A/E, और ये फर्स्ट फोकस है, ये सेकंड फोकस है। और कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पॉइंट लेते हैं, तो ये पॉइंट का जो S1P है और ये S1M है, PM1, तो ये P है, ये M1 है और ये S1 है। इसी तरह से अगर S2P लेते हैं, P पॉइंट का ही डिस्टेंस यहां से लेते हैं, यहां से, सॉरी S2 सेकेंड फोकस से, तो सेकेंड फोकस से डिस्टेंस जब लेंगे तो सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस भी लेना पड़ेगा आपको, ये PM2 हो जाएगा। तो जैसे आपने किया था कि S1P आया था E टाइम्स PM1, और जो E टाइम्स E क्या था, H माइनस A/E, तो आ गया था EH माइनस A, यही आया था ना। इसी तरह से जब S2P लिखोगे बेटा, तो E टाइम्स PM2 आएगा। PM2 देखो क्या होगा, ये है A/E और ये भी है A/E, और यहां से ये डिस्टेंस जो है, ये वाली, ये डिस्टेंस H है, H माइनस A/E, H प्लस A/E हो जाएगा, तो E टाइम्स H एडेड बाई A/E होगा, तो ऑब्वियसली ये EH प्लस A हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों फोकल डिस्टेंसेस आ गई, S1P S2P। इलिप्स में क्या आती थी, मैं यहीं पर साथ के साथ मेंशन कर रहा हूं, सो दैट तुम्हें डिफरेंस पता चले, A माइनस EH, और इसकी जगह पर आता था इलिप्स में A प्लस EH। इस वजह से इलिप्स में इन दोनों का सम कांस्टेंट होता था, यहां पर इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है। हाइपरबोला में डिफरेंस कांस्टेंट है, इलिप्स में सम कांस्टेंट होता था। आई होप यू गॉट इट। ये डायग्राम सबने बना दिया, दोनों फोकस सारी बात समझ में आ गई। तो ये दोनों लिख लिया, तो अब यहां लिखते जाओ भाई कि देयर आर टू फोकाई, B स्क्वायर क्या है, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू E स्क्वायर माइनस 1। तो ड्यू टू सिमेट्री देयर आर टू फोकाई, S1 AE0, S2 माइनस AE0, दो डायरेक्ट्रिसेस D1 x इक्वल टू A/E, D2 x इक्वल टू माइनस A/E, एंड दो लैटिस रेक्टम भी होगा, दो फोकल डिस्टेंसेस एंड टू लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम क्या होगा बोलो? तो लैटिस रेक्टम इज अ लाइन लाइक दिस, ये वाली लाइन है, ऐसे जो लाइन होगी,
तो ये L1 है और इधर में कट करेगी L1 डैश है, ऐसे यहाँ पर भी ऐसे आएगी L2 एंड L2 डैश, L2 डैश। चलो बोलो लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल टू AE एंड x इज इक्वल टू माइनस AE। लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट क्या होंगे? L1 और L1 डैश क्या आएगा कैलकुलेट करो, और L2 और L2 डैश क्या आएगा वो भी कैलकुलेट करो। तो कुछ नहीं, कैलकुलेट करने में कुछ खास नहीं करना है, x के जगह a ही पुट कर दो इसी में, यहां पर। तो a स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से आ जाएगा e स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू y स्क्वायर बाई b स्क्वायर। तो y स्क्वायर क्या आ गया? b स्क्वायर टाइम्स e स्क्वायर माइनस 1, दैट इज b स्क्वायर टाइम्स e स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा? तो e स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू b स्क्वायर बाई a स्क्वायर होगी, तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो ये हो गया b4 अपॉन a स्क्वायर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि y की वैल्यू वही आएगी जो इलिप्स में आती थी, b स्क्वायर बाई a। तो ये आ गया तुम्हारा ae कॉमा b स्क्वायर बाई a, एक सेकेंड, ae कॉमा माइनस b स्क्वायर बाई a, यहाँ पर ae नेगेटिव ae कॉमा b स्क्वायर बाई a एंड नेगेटिव ae कॉमा माइनस b स्क्वायर बाई a। तो बिल्कुल सिमिलर टू इलिप्स। इनफैक्ट इलिप्स के इक्वेशन से हाइपरबोला का इक्वेशन में क्या करना होता है? जहां b स्क्वायर है वहां माइनस b स्क्वायर करना होता है। b स्क्वायर को माइनस b स्क्वायर कर दो तो इलिप्स वाला इक्वेशन हाइपरबोला में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ध्यान रखो, जिस इक्वेशन में a और b वाले टर्म ना हो, a और b में लीनियर नहीं होने चाहिए, a स्क्वायर और b स्क्वायर हो, वो सारे प्रॉपर्टीज अपने आप कन्वर्ट हो जाती हैं, हाइपरबोला बन जाएगा इलिप्स से। जैसे यहाँ था 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो बन गया 1 प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। हाँ यस बोलो आकांक्षा। सर मेरे को ना थोड़ा सा डायग्राम में डाउट हो रहा है। बोलो। जैसे जहाँ पर आपने PM1 लिया है वो H माइनस A बाई E लिया है, हाँ एंड जो जी, M1 है वो डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं होगा? वो डायरेक्ट्रिक्स पर ही है। अरे ये M1 है, ये वाला पॉइंट ओके ये सर, मुझे लगा आपने वो y एक्सिस पे लिया नहीं, हुआ ये है। तो y एक्सिस है, ये M1 है और ये M2 है ये। ओके सर। ठीक है, तुम्हारा जो एक्सिस है वो थोड़ा मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ एक्सिस को। एक्सिस ये एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट फ्रेम है, ये सेंटर ऑफ हाइपरबोला है। दिस इज सेंटर सी या ओरिजिन बोल रहे हैं, 0,0। एनीवे, तो यहां तक तो सारी बात क्लियर हो गई। यस सर। और दो फोकल डिस्टेंसेस भी आ गई, वो भी लिख दो। फोकल डिस्टेंसेस क्या? S1P क्या आ गया? EH माइनस ए, और S2P क्या आ गया? EH प्लस ए, एंड देयरफॉर S1P माइनस S2P का डिफरेंस मॉड क्या हो जाएगा? 2a कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट की वैल्यू लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो दिस इज द एंटायर प्रॉपर्टीज एट ए ग्लैंस, हाइपरबोला की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वगैरह। तो ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला समझ में आ गया, तो अब सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ समराइज करूँ। ये ग्राफ था ऐसा, बिल्कुल फोकाई क्लियर देखो, डायरेक्ट्रिक्स क्लियर, नॉर्मल कॉर्ड, जो कॉर्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और एक्सिस होती है फोकस से पास होने वाली और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन। तो ट्रांसवर्स एक्सिस ही प्रिंसिपली एक्सिस है। कॉन्जुगेट एक्सिस को हम एक्सिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन डबल ऑर्डिनेट होंगी सारी, और जो फोकस से पास करेगी वो लैटिस रेक्टम हो जाएगी। तो इफ इट पासेस थ्रू फोकस इट इज कॉल्ड लैटिस रेक्टम। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम मैंने निकाल दिया, आपने भी कर ही दिया होगा। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम भी निकाल दिया, 2b स्क्वायर बाई a, बिल्कुल सेम एज इलिप्स, एंड एंड पॉइंट इक्वेशन सारा कुछ है। ठीक है, एक ये रिलेशन अलग से नोट कर लो, ये वाला, ये अपने आप प्रूफ करेंगे। इतना समझा दिया तो ये प्रूफ आप अपने आप कर जाए। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम is 2 eccentricity, twice eccentricity times
द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द फुट ऑफ द corresponding डायरेक्टर्स। ये जो रिजल्ट है ये एक रिलेशन है, ये रिलेशन आपको अपने आप जस्टिफाई करना बहुत सिंपल है, हो जाएगा। तो अब जो मैंने बताया इसके बेसिस पर दो चीजें याद रखना है। पहला कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट है, इधर देखो, ए स्क्वायर के न्यूमरेटर में क्या है, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 जो है कॉन्जुगेट एक्सिस है, तो ऐसे लिखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का होल स्क्वायर माइनस एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये बड़ा पिक्यूलियर डिफरेंस है यहाँ पर। इलिप्स में ऐसा, क्योंकि यहाँ प्लस होता था, तो इलिप्स में ये डिफरेंस नहीं था, तो इसलिए वहां लेंथ डिसाइड करती थी कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उससे ऐसे ओरिएंटेड होगा या ऐसे होगा। यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑफ हाइपरबोला विल बी गवर्न्ड बाय किसके साथ पॉजिटिव है और किसके साथ नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव में है और वाई नेगेटिव में है, तो ये हॉरिजॉन्टली ड्रॉ होगा पैराबोला, ऐसे एक्सिस उसकी हॉरिजॉन्टल होगी, एक्स एक्सिस होगी। लेकिन अगर यही ऐसा हो जाए, इधर माइनस हो जाए इधर प्लस हो जाए, मतलब वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाए इक्वल टू 1, तब वो वर्टिकल हाइपरबोला हो जाएगा, वाई एक्सिस पर बनेगा हाइपरबोला। ठीक है, तो विच इज गोइंग टू गवर्न द ओरिएंटेशन, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन किसके साथ में, वही गवर्न करेगा ओरिएंटेशन को। अब इतनी बात समझ में आ गई, तो अब मुझे जरा तरीका वही होगा। सबसे पहले आप ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस पता करेंगे, फिर सेंटर पता चल जाएगा, ए और बी से एक्सेंट्रिसिटी फाइंड कर लेंगे, है ना। एक्सेंट्रिसिटी आ जाएगा तो ए ही आ जाएगा, सेंटर से फोकस की डिस्टेंस आ जाएगी। तुम्हें ये पता चल ही चुका है कि एक्स एक्सिस पे फोकस होगा या वाई पे, तो आप सेंटर से दोनों साइड जाकर के आपको मिल जाएगा कोऑर्डिनेट। ठीक है, ए बाई ई से डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगी, मतलब सब कुछ पता कर सकते हैं अगर इतनी इंफॉर्मेशन मालूम है तो। लेट्स वर्क आउट सम प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन को करके देखते हैं। हाँ जी, फाइंड द डिटेल्स ऑफ दिस हाइपरबोला, फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, एवरीथिंग अबाउट दिस हाइपरबोला, क्विक। अब ये चीज आप मेरे साथ साथ वर्कआउट करो। सबसे पहले आपने क्या देखा यहाँ पर कि पॉजिटिव वाला कॉन्जुगेट एक्सिस है, तो कॉन्जुगेट एक्सिस क्या आई, x इक्वल टू 0, एक्सप्रेशन ऑफ x इज द एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, उसको 0 से इक्वेट किया, मतलब दैट इज व्हाट, y एक्सिस। एंड ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, y इक्वल टू 0, दैट इज x एक्सिस। सेंटर क्या है, सेंटर इज 0,0, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। एंड एक्सेंट्रिसिटी क्या है, एक्सेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज 9 अपॉन 16, क्योंकि ये नेगेटिव वाला के नीचे जो है अपॉन पॉजिटिव वाले के नीचे। ये हो गया तुम्हारा 5/4। हाँ, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है, कंफर्म भी होगा। अब इसके बाद में आपने कैलकुलेट किया ए की वैल्यू क्या है, तो ए हमारा क्या है, तो जरा कॉन्जुगेट एक्सिस लिया, तो इसकी लेंथ क्या होगी 2b, b क्या था 3, 2b क्या हो गया 6। तो यहाँ एक्सप्रेशन कॉन्जुगेट का एक्सप्रेशन यहाँ होता है और कॉन्जुगेट की लेंथ इधर होती, क्रॉस। यहाँ पर ट्रांसवर्स का एक्सप्रेशन और ये ट्रांसवर्स की लेंथ यहाँ से मिलेगी। 2a, a की वैल्यू क्या है 4 और 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। एनीवे a क्या है, a आ गया 5। अब बात समझ में आई,
ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सेंटर से फोकस की डिस्टेंस है 5 यूनिट। फोकस कहाँ है, एक्स एक्सिस पे फोकस होगा कि वाई एक्सिस पे, बोलो, ट्रांसवर्स एक्सिस पे। तो ट्रांसवर्स एक्सिस पे 5 यूनिट मतलब 5,0 पे फोकस होगा और -5,0 पर एक दूसरा फोकस होगा। ये S2 है और ये S1 है। अब आते हैं डायरेक्ट्रिक्स। A अपॉन E क्या है, A की वैल्यू 4 अपॉन E की वैल्यू 5/4, इट इज 16/5। 16/5 मतलब 3 पॉइंट समथिंग। तो आपने 2 लाइंस ड्रॉ कर देनी है यहाँ पर 3 पॉइंट समथिंग पर, ऐसे 5 यहाँ ऐसे कुछ ऐसे, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देनी है ऐसे, एक लाइन सिमेट्रिकली यहाँ से ड्रॉ कर देनी है ऐसे। ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स है। x is equal to 16/5 and x is equal to -16/5. These are the two directrices. Sorry, not this one. ये x equal to -16/5. This one. ये तो y equal to 0 है, x equal to 0 है ना ये वाली। तो ये D1 है और ये D2 है। हाइपरबोला का वर्टेक्स कहाँ पर है, 4 0। तो यहाँ पर वर्टेक्स। हाइपरबोला विल लुक लाइक दिस, ऐसा, और एक वर्टेक्स यहाँ होगा ऐसे, ऐसा, ऐसे 2 कर्व होंगे। हमेशा आप देखोगे तो यहां से कोई भी पॉइंट लिया, ये डिस्टेंस ज्यादा होगी और ये डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कम होगी, किसी भी पॉइंट पर जाएंगे। यहां पर भी ये ज्यादा है और ये कम है। SP/PM कांस्टेंट। सारा कुछ आ गया, क्या बचा, यू हैव गॉट फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, सेंटर, मेजर एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस, लेटस रेक्टम बच गया। तो लेटस रेक्टम भी निकाल दो भाई, बचेगा क्यों, छोड़ना क्यों है। हाँ बताइए, लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये यहाँ होगा ना 5, और -5, B² लिख दो ना। तो B² तुम्हारा पता ही, अब तो याद रहना चाहिए ना, ऐसे सीधे 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 लिखेंगे। तो इट इज 5,16। B²/A की वैल्यू क्या है, B² इज 9 एंड A इज 4। नहीं, अरे B² 9/4। 9/4, 5,9/4 ये L1 है और L1 डैश हो जाएगा 5,-9/4, और ऐसे ये हो जाएगा -5,9/4 और ये हो जाएगा -5,-9/4। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम के x इक्वल टू +-5 एंड एंड पॉइंट्स आ गए +-5, +-9/4 एंड लेंथ इसकी आ गई 2B²/A। तो लेंथ इज इक्वल टू 9/2 लेंथ ऑफ लेटस। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। आगे चलें, यहाँ के बाद आगे वर्कआउट करें। यस सर। तो हमने बात करी फोकल डिस्टेंसेस की, तो फोकल डिस्टेंसेस से सेकंड फोकस का कॉन्सेप्ट आया, सेकंड फोकल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आया, वहीं से सेकंड डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला आ जाएगी। वो लिख दो आप, ऐसा लिख दो, हाइपरबोला इज अ लोकस ऑफ पॉइंट, सेम उसी डायग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग बात हो रही। हाइपरबोला इज अ लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच मूव्स सो दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट S1 एंड S2 रिमेन्स कांस्टेंट। तो हाइपरबोला एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो इस तरह से मूव करता है कि उसका 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस चेंज नहीं होता है, डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। अब डिफरेंस कांस्टेंट है तो हाइपरबोला होगा, सम कांस्टेंट है तो वो इलिप्स होगा।
इसका मतलब है कि S1P माइनस S2P आ जाएगा, मॉड लोगे तो आ जाएगा 2a। ये होता है हाइपरबोला का फॉर्मेट। इसका मतलब क्या हुआ, यहां नोट करके लिखो, इफ S1P minus S2P is equal to lambda, where lambda is a constant, then तीन केसेस में हम बात को समराइज करेंगे, केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 1 क्या है? अब देखो ये ट्रायंगल है, ध्यान से समझना। अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट के एक फोकल डिस्टेंस ये है S1P, एक फोकल डिस्टेंस ये है S2P, और ये है S1 S2। तो हमेशा ऐसे एक PS1 S2 ट्रायंगल बनेगा। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है और कोई भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी से छोटा होता है ना। डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, एनी टू साइड्स, is always less than equal to third side. Because of that, ये लैम्डा पर अनकंडीशनल नहीं है कि लैम्डा की कुछ भी वैल्यू हो और ये लोकस एक हाइपरबोला हो जाएगा, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे लैम्डा की वैल्यू दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस S1 S2 से लेस होनी चाहिए। तो लैम्डा इज लेस देन S1 S2 अगर है, अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि S1 S2 होता है 2AE और लैम्डा क्या है 2a। तो ऑब्वियसली E1 से बड़ा होता है तो S1 S2 बड़ा होना चाहिए लैम्डा से। तो लैम्डा अगर S1 S2 से लार्जर है, सॉरी स्मॉलर है ना, तो S1 S2 स्मॉलर है, देन लोकस इज हाइपरबोला, देन लोकस इज हाइपरबोला विद फोकाई क्या क्या S1 and S2 and length of transverse axis as lambda। ये तब हुआ जब लैम्डा की वैल्यू S1 और S2 के बीच के डिस्टेंस से कम है। अगर लैम्डा इक्वल टू S1 S2 हो गया तो दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड के इक्वल हो गया। ऐसा कब होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन में ऐसा होता है। ऐसा तब होता है जब ये पॉइंट इधर हो, इधर लैम्डा, जब पॉइंट P इसी लाइन पर आ जाए, S1 S2 लाइन पर हो बट लाइन सेगमेंट के बाहर हो। मतलब जस्ट इमेजिन करो, जस्ट सोचो कि यहां पर P है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया S1P, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा S2P। तो S2P में से S1P माइनस करोगे तो हमेशा यही आएगा ना, S1 S2 आएगा। तो S2P और S1P का डिफरेंस फॉर ऑल दिस, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये कहीं भी इस पूरी रे का कोई भी पॉइंट ले लो, यहां से राइट तक या इधर में कोई पॉइंट ले लो, तो वो पॉइंट हमेशा डिफरेंस इक्वल टू कांस्टेंट को फॉलो करेंगे, बट वो कांस्टेंट S1 S2 के इक्वल हो जाएगा। तो आप बोलेंगे क्या, देन लोकस क्या होगा? इस केस में लोकस क्या होगा? locus will be union of two rays originating outside, traveling outside from foci along transverse axis। तो दोनों फोकस से बाहर की तरफ रेज, ऐसे बाहर आउटवर्ड रेज होंगी, ठीक है। इलिप्स में अंदर वाला होता था, इलिप्स में लोकस लाइन सेगमेंट होता था S1 S2 बीच वाला, तो बीच वाला इलिप्स के लिए है और बाहर वाला हाइपरबोला के केस वाला है। एंड लैम्डा अगर ग्रेटर देन S1 S2 हो गया तब पॉसिबल ही नहीं है,
दो साइड का डिफरेंस तीसरी से बड़ा हुआ तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का वायलेशन हो जाएगा, कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो नो लोकस इज ऑप्टेड। अब ये मैं क्यों इतना स्लो और इतना डिटेल में इसको दो बार डिस्कस किया, एक बार इलिप्स में एक बार हाइपरबोला में, ओनली बिकॉज इस पर कॉम्प्लेक्स नंबर में भी प्रॉब्लम बनेगी, इस पर वेक्टर में भी प्रॉब्लम बनेगी, इस पर 3D में भी प्रॉब्लम बनेगी और इस पर 2D ज्योमेट्री में भी प्रॉब्लम बनेगी। तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू एट 4 डिफरेंट प्लेसेस, तो बहुत सारी प्रॉब्लम में ये यूज होगा, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा इलैबोरेट कर दिया। अगर कोई क्वेरी है तो बोलो, अगर सब कुछ क्लियर है तो हम लोग आगे चलें। सर सेकंड केस रिपीट कर दो। सेकंड केस मैं रिपीट करूंगा, उससे बेटर यह है कि आप इसको खुद जरा सोचना। ओके सर। ऐसे सोचो आप कि अगर ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है यहां आ जाए, यहां P यहां है मान लो, तो व्हाट इज S1P? S1P क्या होगा? S1P तो यही होगा ना, ये डिस्टेंस ये। यस सर। एंड व्हाट विल बी S2P? तो S1P और S2P का डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस यही तो होगा, यही यस सर, S1 S2 के इक्वल। S1 S2 के इक्वल होगा। तो एवरी पॉइंट विच लाइज ऑन दिस रे, जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, वहां पर कोई भी पॉइंट ले लो और उसका दोनों फोकल डिस्टेंसेस से डिस्टेंस ले करके और डिस्टेंसेस को सब्ट्रैक्ट करो तो हमेशा S1 S2 ही आएगा। इसका मतलब है कि ऑल द पॉइंट ऑन दीज टू रेज विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन, व्हेन लैम्डा इज S1 S2। तो कंडीशन यही है, लेकिन उसमें केस ये वाला हो गया, ये वाला केस हो गया। This is what I had discussed. अब एक काम करिए, क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है, हटाओ इसको, क्वेश्चन मैं यही लिख रहा हूँ इसी सिचुएशन से ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन है गिवन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा। Identify the locus, identify the nature of locus if lambda की वैल्यू 1 है, लैम्डा की वैल्यू 2√2 है एंड लैम्डा की वैल्यू 3 है। तीनों केस में लोकस को बताओ क्या होगा जल्दी से। बिकॉज ये इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स वाई में क्वाड्रेटिक सेकेंड डिग्री का इक्वेशन आएगा, तो लोकस तो कोनिक सेक्शन होगा, कोनिक सेक्शन या पार्ट ऑफ कोनिक सेक्शन ऐसा होगा, बट वो कौन सा कोनिक सेक्शन होगा ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां भी डिस्टेंस फार्मूला ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां भी डिस्टेंस फार्मूला ऑब्जर्व कर रहे हो, ये तो दिख रहा होगा। एक यस सर। एक एक्स वाई पॉइंट का डिस्टेंस है, ये कौन से पॉइंट से? 1,1 और ये उसी एक्स वाई पॉइंट का डिस्टेंस कौन से पॉइंट से? -1, -1। ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब है कि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर y एक्सेस है, यहाँ पर x एक्सेस है और दो पॉइंट की बात हो रही है, एक 1 1 है, एक -1 1 है, -1 -1 है। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है? ये दोनों फिक्स पॉइंट्स है, ये S1 है और ये S2 है। इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस, P पॉइंट कहीं पर भी है तो ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा सिचुएशन हो। मान लो ये P पॉइंट है, यहाँ पर कहीं पर भी ले लो,
तो ये है शायद S1P और ये है S2P। तो S1P माइनस S2P वाली बात तो नजर आ रही है। S1P माइनस S2P इज इक्वल टू लैम्डा। तो लोकस विल बी हाइपरबोला प्रोवाइडेड द कंडीशन इज मेट। और कंडीशन क्या है? कंडीशन पता चलेगी लैम्डा को कंपेयर करेंगे किससे? S1 S2 से। तो पहले S1 S2 निकाल लो। S1 S2 क्या है? इट इज रूट ऑफ 8, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 8, 2√2। यस, तो ऑब्वियस ही बात है कि पहले केस में लैम्डा की वैल्यू लेस देन S1 S2 आया, तो ये हाइपरबोला होगा। हाइपरबोला विद फोकाई, इसकी फोकाई क्या होगी? तो वही 1,1 एंड -1,-1 इसके फोकस होंगे दो। और दूसरे केस में क्या आ जाएगा? ये वैल्यू S1 S2 के इक्वल है, तो यूनियन ऑफ टू रेज, यूनियन ऑफ टू रेज, या ऐसे बोलो टू रेज, या ऐसे बोलो कि लाइन y इक्वल टू x होगी, y इक्वल टू x आउटसाइड ऑफ S1 S2। तो y इक्वल टू x लाइन का S1 S2 वाला सेगमेंट वाला पार्ट डिलीट कर दो, बाकी पूरा लोकस हो गया, है ना। और तीसरे में ऑब्वियसली नो लोकस हो गया। समझ में आ गई बात? अब जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस जिसमें आपने बोला, जिसने आपने कंक्लूड किया कि भाई फर्स्ट केस में तो लोकस हमारा हाइपरबोला होगा, और उसका आपने फोकस भी बता दिया। तो इफ लैम्डा इज 1, if lambda is 1, then what is eccentricity of hyperbola? Well done, well done, ठीक है। तो एक्सेंट्रिसिटी निकालने के लिए S1 और S2 के बीच की जो डिस्टेंस है ये होती है 2AE। तो ट्वाइस AE फोकल लेंथ है कितना? 2√2। तो AE कितना है? √2। और A क्या है? A, तो ये लैम्डा की जो वैल्यू होती है ना, ये 2A होती है। तो 2A इज इक्वल टू, है ना, S1P माइनस S2P इज 2A। तो 2A की वैल्यू 1 है, तो A क्या हो गया? हाफ हो गया। A हाफ हो गया, तो एक्सेंट्रिसिटी क्या हो गई? एक्सेंट्रिसिटी जो है E बाई A हो गई ना, तो E इज इक्वल टू √2 अपॉन A, तो 2√2 हो गया। Eccentricity is 2 times square root of 2. Good. ठीक है जी, तो ये वाली बात भी समझ में आ गई, कोई इश्यू नहीं है, आगे चलते हैं। हाँ जी, ये हो गया, ये तो आपने डिस्कस ही कर दिया। एक ये क्वेश्चन है, इसी के साथ में वो भी डिस्कस हो जाएगा। कौन सा? हाँ जी, इलिप्स वाला भी डिस्कस हो जाएगा। तो इलिप्स वाला मैं पहले डिस्कस कर दे रहा हूं, पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर बात करते हैं। C1 and C2 are two fixed circles with radii R1 and R2 such that C2 lies outside C1. A third circle capital C moves in such a manner that it touches C1 and C2 both externally. Then find the locus of its center. अब देखो यहां पर बात हो रही है दो सर्कल्स की, एक सर्कल ये है मान लो, और एक सर्कल ये है मान लो। अब एक तीसरा सर्कल की भी बात हो रही है, वेरिएबल। ये दोनों फिक्स सर्कल्स हैं, ये दोनों फिक्स सर्कल्स हैं। कहने का मतलब है कि इसका सेंटर जो है मान लो A है, और इसका सेंटर मान लो B है। A फिक्स है, B फिक्स है, इनकी रेडियाई भी फिक्स है। इसका रेडियस मान लो R1 है, इसका रेडियस मान लो R2 है। ठीक है साहब, और इस सर्कल को हम C1 बोल रहे हैं, इस सर्कल का नेम हम दे रहे हैं C1, और इस सर्कल का हमने नेम दे दिया C2। अब एक सर्कल है जो वेरिएबल सर्कल है, वो चेंज हो रहा है, वो फिक्स्ड नहीं है। जैसे कि
मान लो ऐसा एक सर्कल, नहीं ये तो नहीं लेंगे, टच करने वाला हमें चाहिए, ऐसे नहीं लेंगे। रफली मान लो ये टच कर रहा है, मान लो ऐसे इन्फिनाइट सर्कल्स होंगे, ये भी टच कर रहा है, मतलब ये भी टच कर रहा है। तो ये जो सर्कल्स है, इस तरह के जो सर्कल्स मिलेंगे आपको, जो इन दोनों को टच करेंगे, उन सर्कल्स का जो सेंटर है उसका लोकस चाहिए हमें। मतलब जैसे एक सेंटर यहाँ आ गया मान लो, एक सेंटर इस वाले का सेंटर यहाँ आ गया मान लो ऐसे, इस वाले का सेंटर यहाँ आ गया, इस वाले का सेंटर यहाँ आ गया, तो ये जो सेंटर्स हैं, ये सेंटर्स का लोकस चाहिए हमें। तो चलो एक केस ले लेते हैं, बाकी हटा देते हैं। इससे हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि देयर आर इन्फिनिट सर्कल, और उनके सेंटर्स को मार्क करोगे तो आपको एक कर्व आएगा। वो कर्व क्या होगा, ये बात हो रही है। रादर बोलो कि उसका सेंटर फाइंड करो, या बोलो कि प्रूव दैट इट इज हाइपरबोला, एक ही बात है। मान लो ये पॉइंट P है, और मान लो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है h, k। तो एक बात बताओ, और मान लो कि ये वेरिएबल है ना, अब P का सर्कल का रेडियस वेरी कर रहा है और सेंटर भी वेरी कर रहा है, सेंटर रेडियस बोथ वेरीज। तो ये C सर्कल है, C। मान लो इसकी रेडियस R है जो कि वेरिएबल है। तो P और A, PA क्या होगा, PA, और PB क्या होगा, जल्दी बताओ। जब दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं तो उनके सेंटर के बीच के डिस्टेंस उनके रेडियस के सम के इक्वल होती है ना। ये R1 है और ये R है, और ये R2 है और ये R है। बोलो हाँ या ना। तो व्हाट इज PA? PA is equal to R1 plus R. And what is PB? PB is equal to R2 plus R. So what is PA minus PB? It is R1 minus R2, which is constant. And therefore, locus of center P of variable circle is hyperbola with foci A and B. A और B उसकी फोकाई होगी। मतलब ये कुछ ऐसा कुछ कर्व आएगा, इसका हाइपरबोलिक पाथ होगा इसका। एग्जैक्टली इसी तरह से आर्गुमेंट आप इलिप्स वाले केस में देंगे तो इलिप्स वाला भी प्रूव होगा। मैं करके दिखा देता हूं। इलिप्स वाले केस में, इलिप्स के केस में क्या होगा, हाँ सेम, बिल्कुल सिमिलर सा ही है। सेम सा क्या मतलब, लगभग सेम ही मान लो उसको, कि ऐसा है, एक ये है, एक इलिप्स बड़ा इलिप्स है और एक इलिप्स छोटा ले लो, कोई एक छोटा सर्कल ले लो। अब कोई सर्कल मान लो कि इन दोनों को टच कर रहा है, यहां पर है मान लो, इसका सेंटर ये और इसका सेंटर ये, बड़े वाले का सेंटर ये है मान लो।
इसको ए मान लिया मैंने, इसको बी मान लिया। इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, बड़े वाले का रेडियस r2 है। और एक सर्कल है जो दोनों को टच कर रहा है, दोनों को टच कर रहा है मतलब क्या हुआ कि मान लो ये सेंटर से ज्वाइन कर दिया, रेडियस हो गई। अब इसी पर एक सर्कल लेना पड़ेगा, इसी पर एक पॉइंट लेना पड़ेगा जिसका डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से सेम हो जाए। तो ऐसा मान लो, ऐसा कोई सर्कल है। मान लो ये केस यही है, यही वाला केस है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ सेंटर से पास करे वो तो लकीली ऐसा बन गया कि सेंटर से पास करता हुआ नजर आ रहा है। तो लेट मी फिक्स इट लाइक दिस। It touches both the circles, one from inside and other from outside. So in that case, इसका सेंटर कहीं है, मान लो यहाँ पर P, H, K। ऐसे तमाम सर्कल होंगे। जैसे एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल, एक सर्कल यहाँ भी होगा ऐसे, एक सर्कल यहाँ भी होगा, थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा ये। तो यहाँ भी एक सेंटर, अगर मैं सेंटर्स को लोकेट करना शुरू करूँ ना, तो सेंटर्स की पोजीशन ऐसे मिलेगी। एक सेंटर यहाँ मिल गया, एक सेंटर ये मिल गया, एक सेंटर ये मिल गया। ठीक है, तो ऐसे एक आपको दिख ही रहा होगा कि क्लोज लूप करके आएगा ऐसा ऐसा। और वो एक ऐसा इलिप्टिकल पाथ आएगा। ये हमें प्रूफ करना है कि ऐसा पाथ है कि इलिप्टिकल सा पाथ आएगा ऐसा। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो वही बात करेंगे कि यू जस्ट ज्वाइन दिस पॉइंट विद द सेंटर, बोथ द सेंटर्स। तो ये सेंटर से ज्वाइन करो और यहां से भी ज्वाइन कर दो, और ये ट्राइंगल को ध्यान से देखो। चलो मार्क करते हैं जी, कुछ बातें मार्क करते हैं। अच्छा, ये डिस्टेंस क्या, ये मतलब मान लो ये पॉइंट को P ले लिया, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने ले लिया M, और ये सेंटर, ये तो A है ही, है ना। तो व्हाट इज AM? व्हाट इज AM? R2. Good. AM is equal to R2. And what is AP? Not sorry, PM. PM क्या है? R, ये वेरिएबल सर्कल का रेडियस को R ले लो ना, R। तो व्हाट इज AP? ये डिस्टेंस क्या है? R2 माइनस R। एंड व्हाट इज PB? PB तो क्लियर दिख रहा है, ये R है और ये R1, R1 माइनस R1 प्लस R। तो ऑब्वियस सी बात है कि PA और PB का सम कांस्टेंट है। And therefore locus is ellipse with A and B as foci. तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। हाँ अलीशा बोलो। सर जो पिछला क्वेश्चन था हाइपरबोला, उसमें एक कर्व बैकवर्ड्स भी बनेगी? नहीं, बैकवर्ड बनेगी नहीं, एक ही ब्रांच बनेगा, एक ही ब्रांच बनेगा, बैकवर्ड नहीं बनेगा। एक मिनट में पिछले क्वेश्चन को दिखा देता हूँ।
इसमें हमेशा एक ही ब्रांच बनेगा, तो इसीलिए लोकस विल बी अ ब्रांच ऑफ हाइपरबोला। दूसरे लिए ब्रांच तब बनेगी जब ये इधर लाई करेगा, यही दोनों अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तब बनेगी। ओके सर। जैसे ए के जगह पर ए सेंटर पर ये वाला सर्कल रख देना और बी सेंटर पर ये वाला बड़ा वाला सर्कल रख देना, तब इधर ओरिएंटेशन करके बन जाएगा उल्टा। हमेशा इसका ओरिएंटेशन हमेशा छोटे सर्कल की तरफ होगा, छोटे सर्कल की तरफ ये ओरिएंटेड होगा ऑलवेज, क्योंकि छोटे सर्कल से उसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी तो उसका फोकस इधर कहीं होगा, इधर ये वाला फोकस मेन फोकस होगा, ऐसा वो वाला दूसरे तरीके से बनेगा। इट्स ओनली वन ब्रांच ऑफ हाइपरबोला, दैट्स इट। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड डेफिनेशन हाइपरबोला की समझ में आ गया। हाइपरबोला पर और भी हाइपरबोला में बहुत सारी और प्रॉपर्टीज भी हैं, तो वो हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे। एक चीज को डिस्कस कर लो और उसके बाद फिर क्लोज कर दो इस डिस्कशन को। लिखेंगे कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ, अब द कॉन्जुगेट एक्सिस याद है, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, बी बी डैश। तो अगर एक कोई हाइपरबोला हो जिसके लिए जो बी बी डैश है, एक गिवन हाइपरबोला मान लो दिया हुआ है h इक्वल टू 0, है ना। अब h इक्वल टू 0 के लिए पहले लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं समझा रहा हूं। कॉन्जुगेट हाइपरबोला फॉर अ हाइपरबोला h इक्वल टू 0 इज अ हाइपरबोला, उसको मान लो बोल रहे हैं c इक्वल टू 0। तो ये c इक्वल टू 0 का जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो h इक्वल टू 0 का कॉन्जुगेट एक्सिस है। मतलब किसी हाइपरबोला की कॉन्जुगेट एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस मान लो, और ट्रांसवर्स एक्सिस को कॉन्जुगेट एक्सिस मान के अगर कोई हाइपरबोला दूसरा हाइपरबोला ड्रॉ करो तो दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ गिवन हाइपरबोला। तो लिख दो कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ हाइपरबोला h0 इज हाइपरबोला c0 सच दैट, या whose transverse axis is conjugate axis of h equal to 0 and conjugate axis is transverse axis of h equal to 0, both in the sense of length and equation। अब मैं डायग्राम बना रहा हूं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, ऐसे समझो। ऐसे ये है y एक्सिस बना दो, ये x एक्सिस बना दो। अब मैं आपको बता रहा हूं हाइपरबोला बनाते कैसे हैं, ठीक है। हाइपरबोला बनाते ऐसे हैं कि पहले तो ये दोनों लेंथ फिक्स है, मान लो ये a है, a डैश है, ऐसे ये b है और ये b डैश है। तो हमने एक रेक्टेंगल बना लेना चाहिए यहां से ऐसे। अब इस रेक्टेंगल की डायगोनल्स ड्रॉ कर दो। एग्जैक्ट हाइपरबोला कैसा नजर आता है वो आपको समझ में आएगा जब आप इसको, जो मैं कर रहा हूं उसको करते जाओ। एक डायगोनल्स ड्रॉ कर दो, एक डायगोनल और होगी, ये भी ड्रॉ कर दो। ऐसे दोनों डायगोनल्स ड्रॉ कर दिया हमने ऐसे। अब देखो, अब मार्क कर दो जरा, तो इसको बी बोलो, दिस इज बी, दिस इज बी डैश, दिस वन इज ए, दिस वन इज ए डैश। अब आप एक हाइपरबोला में, पहले हाइपरबोला ड्रॉ कर रहा हूं, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो हमारा हाइपरबोला जो है, हाइपरबोला ये है, मान लो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हाइपरबोला हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड है, मतलब x एक्सिस उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और वो ऐसा ड्रॉ होगा, यहाँ से टच कर, इसी लाइन को टच करता हुआ होगा, और इन्फिनिटी पर जा करके ये इसी लाइन में मर्ज हो जाएगा, ये वाली लाइन। मतलब ग्रेजुअली ये इस लाइन को अप्रोच करेगा और इन्फिनिटी में जाके इसी में मर्ज हो जाएगा। इसी तरह से इधर में जस्ट सिमेट्रिकली होगा, ऐसे इट विल मर्ज विद दिस लाइन एट इन्फिनिटी। ऐसे
और दूसरे वाली ब्रांच इसी के जस्ट सिमेट्रिक है ऐसे। ये हाइपरबोला है, इसको बोल रहे हैं h इक्वल टू 0। अब जो इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, अब जरा बोला तो इस h इक्वल टू 0 के लिए लिखो तो ये क्या है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये क्या है, ये उसकी कॉन्जुगेट एक्सिस है और ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। ये ए डैश उसकी लेंथ ऑफ, ए डैश क्या है, ए डैश इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है ये, और बी डैश उसकी क्या है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है। बट आप बोल रहे हैं कि एक ऐसा हाइपरबोला जिसके लिए ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाए, बी डैश उसका लेंथ वाइज ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हो जाए बी डैश और उसका इक्वेशन हो जाए x इक्वल टू 0, तो वो कैसा होगा भाई, तो वो यहां से ट्रेस होगा ऐसा, इसी में वो भी मर्ज होगा इंफिनिटी पे जाकर के ऐसा, और यहां से भी ऐसा। तो ये जो हाइपरबोला है इसी को हम बोल रहे हैं c इक्वल टू 0। अब इसका इक्वेशन कैसा होगा, तो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ c इक्वल टू 0 एंड दिस इज कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ c इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आप कैसे लिखते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का होल स्क्वायर माइनस एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इससे हमारा c का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है बोलो, y0, तो y अपॉन सेमी ट्रांसवर्स की लेंथ क्या है, ये ट्रांसवर्स है और इसकी लेंथ है, ये b है, ये वाला a था, तो y अपॉन b का होल स्क्वायर माइनस x अपॉन a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो गया तुम्हारा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1, या इसी को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू -1। तो बड़ा आसान है आइडेंटिफाई करना, पहचानना बहुत आसान है। क्या पहचान है भाई, तो यहां पर 1 था और 1 की जगह -1 कर दो तो उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला आ गया। ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है और ये हाइपरबोला है। आई थिंक ये दोनों आपको अभी याद रहेंगे, हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला दोनों आपको याद रहने चाहिए भाई। दिस इज हाइपरबोला एंड दिस इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला। हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी क्या थी, इसकी एक्सेंट्रिसिटी E1 थी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसकी एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, इसकी एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी बोलो, तो E2 एक्सेंट्रिसिटी होगी रूट ऑफ, अब यहां देखो नेगेटिव के साथ जो है ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और यहां से एक रूल दिख रहा है ध्यान से देखो, 1 बाई E1 स्क्वायर प्लस 1 बाई E2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सो इट इज 1। तो ये होता है कि समेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड कंजुगेट हाइपरबोला इज ऑलवेज यूनिटी। तो आप हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी का रेसिप्रोकल करके स्क्वायर कर दो और कंजुगेट हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी का रेसिप्रोकल करके स्क्वायर कर दो, तो उन दोनों का सम हमेशा हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो जितनी बात अभी मैंने बताई इसको नोट कर लो पहले फटाफट, और एक छोटा सा नोट लिखो और आज की क्लास को फिर यहीं पर क्लोज कर देते हैं। पहले इसको नोट करो, डायग्राम अच्छे से बना दो, हाइपरबोला का कंजुगेट हाइपरबोला का दोनों का इक्वेशन देख लो।
अब एनसीईआरटी वाले सवाल तो कर जाएंगे, एक छोटे, इसको नोट कर लिया, यहां तक नोट कर लिया, एक बार कंफर्म कर दो मुझे। यस। ठीक है, तो आप एक छोटा सा नोट लिखो, इफ the transverse axis and conjugate axis, if transverse axis and conjugate axis of a hyperbola are equal in length, if transverse axis and conjugate axis of hyperbola are equal in length, then the hyperbola is called rectangular hyperbola. Then hyperbola is called rectangular hyperbola. If A equal to B, that is length of conjugate axis is equal to length of transverse axis, then इक्वेशन हो जाएगा x square minus y square equal to a square, known as rectangular hyperbola. ये सब बातें डिटेल में होंगी बाद में, जब हाइपरबोला को डिटेल में हम लोग करेंगे तो। अब यहाँ देखो, बेसिकली देखो तो ये ट्रायंगल को देखो, अब यहाँ से आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। ये ट्रायंगल देख रहे हो, इस ट्रायंगल में ये लेंथ A है और ये लेंथ B है, ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा क्या है? tan थीटा है B/A। ये जो डायगोनल लाइन है ना, ये लाइन जिसको हाइपरबोला इन्फिनिटी पे या माइनस इन्फिनिटी पे टच कर रहा है, ये दोनों लाइंस को हम एसिम्पटोट्स बोलते हैं। ये लाइन को बोलते हैं एसिम्पटोट ऑफ हाइपरबोला। तो ये लाइन भी एसिम्पटोट है, और ये एसिम्पटोट, ये जो लाइन है ना, ये लाइन है y इज इक्वल टू B/ax, और ये वाली लाइन जो है ये y इज इक्वल टू माइनस B/ax है। यस, तो ये मैं कुछ और बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अगर a इक्वल टू B हो जाएगा, a इक्वल टू B अगर हो गया तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा, और ये नीचे वाला भी π/4 हो जाएगा, तो दोनों एसिम्पटोट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो आप लिख देंगे इफ a इक्वल टू B, देन asymptotes are perpendicular, asymptotes are perpendicular, ये दोनों एसिम्पटोट परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाएंगे, और उसी केस को बोलते हैं परपेंडिकुलर मतलब रेक्टेंगुलर, तो उसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो तुम्हारा होगा वो बेसिकली एक स्क्वायर से ट्रेस होगा। ऐसे आप एक स्क्वायर बना दो A/A का और उसकी डायगोनल मार्क कर दो, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तुम्हें दिखेगा, इस तरह का होगा ऐसे। दिस इज वन एक्सिस, और उसका जो कंजुगेट हाइपरबोला होगा वो भी रेक्टेंगुलर होगा। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये कंजुगेट एक्सिस है, ये y है और ये x है, तो ये y इक्वल टू x लाइन हो गई, ये y इक्वल टू माइनस x लाइन हो गई, और जो तुम्हारा हाइपरबोला होगा वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा ऐसा इन्फिनिटी तक ट्रेवल करता हुआ कर्व होगा ऐसा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, और इस हाइपरबोला का जो कंजुगेट हाइपरबोला होगा वो भी रेक्टेंगुलर नेचर का होगा, सिर्फ उसका ऐसा ऐसा यहां से ऐसा हो जाएगा ऐसा। इसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये कंजुगेट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और ये वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था तुम्हारा RH।
ठीक है, तो आज के डिस्कशन के लिए इतना ही। अब जो मंडे क्लास होगी, हाँ क्या पैरेलल, हाँ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दे नेवर इंटरसेक्ट, ये दोनों ब्रांचेज आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये दोनों आपस में इन्फिनिटी पर मीट करेंगे, फाइनाइट पॉइंट पे कहीं नहीं इंटरसेक्ट करेंगे। ये जो लाइंस हैं दोनों एसिम्प्टोट, ये भी कहीं मीट नहीं करेंगी। वो तो मैंने ऐसे रफ स्केच ड्रॉ कर दिया, आप समझ लो कि मीट नहीं कर रही कहीं पर। हाँ, तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बोला कि अब इस पर जितने भी डाउट हैं, मतलब गेम, सबसे पहले मैं गेम से पॉइंट एंड कार्टेशियन की गेम की बात करूंगा, ठीक है। और उससे पहले आप पहले तो सर्कल की गेम और पैराबोला की गेम और इलिप्स की गेम और हाइपरबोला की गेम सीक्वेंस में करिए। और मंडे की क्लास में पहला डाउट सेशन आपका होगा, और उसके बाद फिर ट्यूसडे को देखेंगे, नहीं तो वेंसडे को। तो मंडे एंड वेंसडे को हम लोग। सर मंडे को कौन सा डाउट सेशन होता है? सक्सेस बैच का डाउट सेशन होता है बेटा, उसमें डिस्कस होगा। आप जो है अपने डाउट आप भी शेयर कर दो, तो वो भी डिस्कस कर दूंगा मैं उसको। टाइमिंग्स भेज देना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस। सर आपने ना हाइपरबोला की जो असाइनमेंट शेयर करी है, उसमें वो असाइनमेंट लेवल 1 है, गेम तो नहीं है वो, मतलब डायरेक्ट असाइनमेंट लेवल 1 करनी है उसकी? अरे नहीं, गेम शेयर करी है। नहीं सर, इलिप्स की करी है और उसके बाद हाइपरबोला की सीधा असाइनमेंट लेवल 1 करी है। तब वो बाय मिस्टेक हो गया होगा। नहीं नहीं, गेम है, गेम है गेम। तुमने देखा नहीं लग रहा, कुछ और देख लिया क्या? सक्सेस बैच में देखो। सर आज करी है, फिर वो कल भी करी थी, तो कल असाइनमेंट लेवल 1 थी। कल भी गेम ही थी। चलो नहीं सर, असाइनमेंट लेवल 1 है, 53 क्वेश्चंस हैं उसमें। मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है, तुम्हारे ही ग्रुप में मैं देख रहा हूँ। अगर तुम देख लो कि कौन सी असाइनमेंट लेवल 1 कहाँ से तुझे मिल गई, अलग से ग्रुप के बाहर मिली क्या? ऐसा कुछ हो सकता है, तुम कोई और असाइनमेंट पहले वाली देख रहे हो सकता है कि वो पॉइंट एंड कार्टेशियन की असाइनमेंट लेवल 1 में भी। तो गेम है, आप चेक कर लेना उसको। ये इलिप्स की है असाइनमेंट लेवल 1। आई डिडंट गेट। इलिप्स की गेम 1 है यहाँ पर भी। अच्छा अच्छा, ओके। ओ हो, ये तो बाई मिस्टेक हो गया फिर। ग्रुप के अंदर ही है फिर। हाँ हाँ, समझ गया। वो बाहर तो गेम लिखा हुआ है, मैं उसको वहां से फिर से रीसेंड करता हूँ। अच्छा किया तुमने रिमाइंड करा दिया। यस सर। ठीक है। हाँ हाँ, यू गाइज आर फ्री, सॉरी।